नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशा भटनागर है। हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है ICSI। पिछले कई समय से मैं इस फील्ड में हूँ और मैंने देखा है कि लोगों को ज़्यादातर पता ही नहीं होता है कि IVF और ICSI में क्या डिफरेंस है। लेकिन IVF और ICSI दो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं। आज मेरे साथ हर्षित साल्यान हैं जो हमारे साइंटिफिक डायरेक्टर हैं। इन्होंने मणिपाल यूनिवर्सिटी से अपनी क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी की डिग्री ली है और नेपल्स इटली से इन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी की है। हर्षित, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। नमस्ते मैम। नमस्कार। सो हर्षित, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि IVF और ICSI में क्या डिफरेंस होता है, क्या अलग चीज़ें हैं, क्या ये दोनों सेम हैं या ये दोनों अलग हैं? हाँ, दोनों ICSI और IVF दोनों अलग प्रक्रिया है। और IVF में क्या होता है, जो अंडे निकालते हैं उसके बाहर का जो सेल्स होते हैं उसके साथ में ही बहुत सारे स्पर्म्स को हम छोड़ देते हैं। तो उसमें नेचुरल सिलेक्शन की वजह से एक स्पर्म अपने एग को सेलेक्ट करके अपने आप फर्टिलाइज हो जाता है। बट इन केस ऑफ ICSI में क्या होता है, वहाँ पे एम्ब्रियोलॉजिस्ट की मदद से एक स्पर्म को इंजेक्ट करके वो फर्टिलाइज हो जाता है। आपके कहने का मतलब है कि ICSI में एम्ब्रियोलॉजिस्ट का रोल ज़्यादा रहता है। आप बेस्ट एग को सेलेक्ट करते हो, बेस्ट स्पर्म को उठाते हो और अंडे के अंदर डालते हो। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, IVF किया या ICSI किया, ये आप कैसे पता करते हो कि किस पेशेंट को आपको IVF करना है, किसको आपको ICSI करना है? ICSI का मेन रोल होता है जब सीवियर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी आता है, तभी ICSI को हम सेलेक्ट करते हैं। तो मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी मतलब क्या है? जब भी जिस पर्सन के साथ लो स्पर्म काउंट है या जो लो स्पर्म मोटिलिटी या मॉर्फोलॉजी बहुत ख़राब है, इन लोगों के लिए ICSI हम प्रिफर करते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि आपको सेमेन में कोई स्पर्म मिलता ही नहीं है, तब आप कोई एक्स्ट्रा प्रोसीजर करते हैं, उसके लिए भी क्या? हाँ, अगर सीमेन में अगर देयर इज़ नो स्पर्म्स अगर मिलता ही नहीं है तो अलग एडवांस प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे टीज़ा, माइक्रो टीज़ा, अलग अलग तरीके के प्रोसीजर्स है। तो उसमें हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोसीजर से हम स्पर्म निकाल के उसके बाद उस स्पर्म को प्रोसेस करके हम ICSI करते हैं उस स्पर्म से। तो आपको ICSI से पहले भी कुछ तैयारी करनी पड़ती है लैब में? हाँ, ICSI से पहले हम जो स्पर्म पेशेंट का स्पर्म होता है उसको वॉशिंग प्रोसीजर होता है। तो उस वॉशिंग प्रोसीजर में हम स्पर्म निकाल के अलग अलग वॉशिंग प्रोसीजर्स होता है, जैसे स्विम अप बोलते हैं या डेंसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। इन प्रोसीजर्स में क्या होता है कि हाई क्वालिटी स्पर्म लो क्वालिटी स्पर्म से सेपरेट हो जाते हैं। अच्छा। जब एक बार सेपरेट होता है, उस हाई क्वालिटी स्पर्म्स को हम निकाल के माइक्रोस्कोप के अंडर स्कैन करते हैं और वो जो माइक्रोस्कोप है उसमें हाई मैग्निफिकेशन होता है। उस मैग्निफिकेशन की वजह से हम लोगों को प्रॉपर हेड, मिड पीस और टेल दिखता है जो स्पर्म का होता है। तो उसमें जो सबसे नॉर्मल दिखता है उसको हम इंजेक्ट करते हैं। सो हर्षित, तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या कहता है कि IVF बेटर है या ICSI बेटर है? आप कैसे कहते हो कि भाई हाँ, इस पेशेंट को IVF करेंगे या इस पेशेंट को ICSI करेंगे? जैसे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होता है, उन चीज़ों में हम लोग ज़्यादातर ICSI प्रेफर करते हैं। बट जैसे नॉर्मल मेल फैक्टर है और सिर्फ फीमेल्स में प्रॉब्लम है, तब हम IVF भी जा सकते हैं। बट बेसिकली ICSI इसीलिए करते हैं जहाँ पे मेजर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी दिख जाते हैं हम लोगों को। अच्छा, आप ये कैसे इंश्योर करते हो कि जिसका अंडा है स्पर्म उसके हस्बैंड का मिले? ये क्या इसका कोई स्पेशल टेक्निक रहती है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लैब में तो बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, बट हमारे लैब में स्पेसिफिकली क्या होता है, डबल विटनेसिंग हम हर एक पेशेंट के लिए करते हैं। इस डबल विटनेसिंग में क्या होता है, एक बार एम्ब्रियोलॉजिस्ट सेम कपल के स्पर्म और एग को मैच करते हैं, उसके बाद दोबारा दूसरे एम्ब्रियोलॉजिस्ट को दिखाता है। तो वो डबल चेकिंग होने के बाद ही हम आगे प्रोसीजर्स के लिए प्रोसीड करते हैं। उसके साथ साथ AI विटनेस सिस्टम भी होते हैं? उसके साथ साथ अलग अलग तरीके होते हैं वैसे विटनेस करने के लिए। अभी तो रिसेंट एडवांसमेंट में AI सिस्टम आया है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं उसको। तो अपने आप वो सेलेक्ट पर्टिकुलर कपल्स को अपने सैंपल, स्पर्म एंड एग का सैंपल, अपने आप वो राइट सैंपल को सेलेक्ट करने में मदद करता है। सो हर्षित, हमने ये जाना कि बहुत कम काउंट और मोटिलिटी होने के बावजूद भी ICSI एक ऐसा तरीका है जिससे पेशेंट्स को अपने जेनेटिक बेबी मिल सकता है। ये बहुत बड़ी एडवांसमेंट है। बट क्या ICSI के कोई साइड इफेक्ट या रिस्क भी रहते हैं? ज़्यादातर लोग डरते हैं कभी कभी। ऐसे तो मेजर रिस्क ऐसे
कुछ नहीं है। इक्सी करने में इक्सी इज़ एज नॉर्मल एज अ नेचुरल प्रोसेस होता है, बट ऐसे आर्टिकल्स बताते हैं कि उसमें मिनिमल रिस्क जेनेटिक इफेक्ट्स हो सकता है, बट वो अभी प्रूवन नहीं है। धन्यवाद हर्षित, हमें ये जानकारी देने के लिए। हमारे व्यूअर्स को इससे बहुत कुछ पता चला। हम आगे भी आपसे ये इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे। अगर आप इक्सी के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं या और कुछ अपने मेल इनफर्टिलिटी के बारे में जानना चाहते हैं, आप नीचे दिए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।